बाबा जी प्रणाम। मनदीप पंचकूला से। बाबा जी, एक भारतीय नागरिक ने अमेरिका में रहते हुए एक राजनीति पार्टी शुरू किया है, जिसका नाम उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी रखा है। उसके साथ 7 दिन के अंदर 2 करोड़ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ गए हैं और उनके साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये संगठन खड़ा हो जाएगा। उनके सारी विचारधारा युवा का संगठन इकट्ठा होकर कुछ बदलाव करना है। लोग उनके साथ पूरे तन मन धन से जुड़ रहे हैं। बाबा जी, आप ही बता सकते हैं, क्या ये राजनीतिक पार्टी कुछ कर पाएगी? अपनी शर्तों के साथ भारत में उतर पाएगी? आपकी सरकार आने से पहले इस नई युवा पार्टी के ऊपर अपने शब्द कहने की कृपा करें, क्योंकि आपकी सरकार आने से पहले एकदम नया मोड़ आ गया है देश में। धन्यवाद। चरण स्पर्श। मनदीप पंचकूला। इस नई पार्टी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ही नहीं वरन शुभ आशीर्वाद भी है, क्योंकि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य है भ्रष्टाचार उन्मूलन, ईमानदार लोगों का सत्ता पर काबिज होना, देश के ज्वलंत मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, और अन्याय, बलात्कार, हिंसा, चोरी छपोरी, नीट वगैरह का पेपर। जब से मोदी सरकार आई, कहते हैं 70 बार यह पर्चा लीक हुआ। तो तुमने पूछा पुत्र, इस नई पार्टी के लिए इतनी मात्रा में जो लोग आए हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। शुक्र है भारतवर्ष में हमारी सोच के समकालीन कोई अन्य युवा सोच उभरी है, और यही हम चाहते थे। मैं 2 वर्ष से बोल रहा हूं, 6 वर्ष से अध्यात्म बोल रहा हूं, करीब 1 वर्ष से हमने नई पार्टी बनाई, लेकिन हमारी पार्टी लोगों तक पहुंच नहीं पाई। कल ही मुझे मेरे एडिटर हरप्रीत कह रहे थे कि हमारी 150 के करीब वीडियोस हैं द गोल्डन स्पैरो पे। बस अभी लोगों तक पहुंची नहीं। और मैंने 2-4 दिन पहले अरदास भी की थी कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, तो फिर अगर लोग स्वीकार करेंगे तो भी ठीक है, इनकार करेंगे तो भी ठीक है। लेकिन इस बीच में
परमात्मा ने मेरा ही साथ दिया है। क्यों? कि जो मैं चाहता हूं वो हो रहा है, किसी के जरिए भी हो, क्योंकि मुझे इसका श्रेय नहीं चाहिए। मैंने कल भी बोला, मैं उस आयाम को छुआ हुआ व्यक्ति हूं जहां श्रेय और लेने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मैं वो गागर हूं जिसमें एक बूंद और भी श्रेय का समा नहीं सकता। वो अगर एक बूंद श्रेय का गगन मंडल से आएगा तो वह बिखर जाएगा, क्योंकि स्थान नहीं है। और मैं श्रेय के पीक पे पहुंचा हुआ, तो मुझे अपना किसी प्रकार का श्रेय का लोभ नहीं। आपको पता ही है, मैंने राजनीति पर बोलना मेरा लक्ष्य नहीं था। मैं अब भी राजनीति पर बोलना बंद कर सकता हूं। मैं नहीं जानता यह पार्टी कौन है वो बनाने वाला, लेकिन जो भी बनाने वाला है, ढेरों सा शुभ आशीर्वाद मेरा उसके साथ है। और मैं जितना योगदान कर सकता हूं उतना करूंगा। और मैं अपने फॉलोअर से कहूंगा कि आप इस पार्टी को सहयोग दें, वोट करें, क्योंकि मंतव्य मेरा भी यही है। और समकालीन मित्र का मित्र मित्र ही होता है। मित्र का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। तो मोदी मेरे लिए दुश्मन है। मैं मोदी मुक्त भारत चाहता हूं। काकरोच जनता पार्टी अगर मोदी मुक्त भारत चाहती है तो यह फिर मेरे मित्रता के क्षेत्र में आ जाती है। और मैं इसे शुभ आशीष भी देता हूं। मेरा सहयोग भी इसके साथ है, लेकिन थोड़ा मुझे आश्वासन चाहिए। ऐसा ना हो कि पिछले जन्म जैसी बात हो जाए। सावरकर ने कहा था, मैं अपने बल पर आजादी ले दूंगा। मैंने कहा ठीक है, हम साउथ अफ्रीका में अपनी वकालत करते हैं, तुम्हारी में लीडिंग कैपेसिटी है, तुम लीड करो। भारत को आज़ादी चाहिए, ये मेरी भी इच्छा है, तुम्हारी भी इच्छा है। तुम्हारा भी गोल ऑफ लाइफ है, मेरा भी गोल ऑफ लाइफ है। तो जब हमारे दोनों के एम बराबर है तो फिर आप प्रयास करो। बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, मेहनती हो। और मैं साउथ अफ्रीका में वकालत करने लगा। बहुत बढ़िया वकालत चल रही थी। अचानक से मुझे नहीं पता था कि 2 हत्याओं के केस में सावरकर को 50 वर्ष की कैद हो गई है, वो भी कालापन की। और इसी बात के ऊपर हमारी चर्चा हुआ करती थी कि जिस शक्ति के पास 2/3 धरती का रकबा है, फौज है, संसाधन है, उसको तुम एक बंदूक के बल पर नहीं हरा सकते। और सावरकर कहते हैं मैं हराऊंगा, ये कैसे नहीं हारेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तुम पहले अपना बल प्रयोग करके देख लो। और उसने बल प्रयोग किया, 2 व्यक्तियों का कत्ल हुआ, वह पकड़ा गया, उसका मिशन फेल हो गया, वह जेल में था,
मुझे साउथ अफ्रीका में बैठे गोपाल कृष्ण गोखले का पत्र मिला। उन दिनों में पत्र हुआ करते थे कि मोहन जल्दी आ जाओ, हिंदुस्तान की आज़ादी का लीडर है। मैंने कहा सावरकर। उसके ऊपर पता चला डबल मर्डर केस पड़ गया है। मैं फौरन वहां से चला है। 1915 में मैंने अपना पहले भारत की दशा देखी। गांधी के होते हुए 1,00,000 किलोमीटर पैदल चला, साउथ अफ्रीका में और हिंदुस्तान में, क्योंकि जिन लोगों को मुक्त कराना है, क्या वो मुक्त होना भी चाहते हैं या नहीं, यह जानना आवश्यक था। तो मैंने खूब पैदल यात्राएं की, लोगों के दुख दर्द सुने। लोग तंग आ चुके थे, बदहाल थे, गलत परंपराएं थीं, वर्ण व्यवस्था ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, भेदभाव युक्त प्रथाएं थीं। पागलों की सी व्यवस्था हिंदुस्तान में मैंने पाई। बहुत चला, सारा हिंदुस्तान कंगाल दिया, और आखिर में मुझे समझ आई कि देशवासी वास्तव में आज़ादी चाहते हैं। फिर मैंने लीड करने का मन बनाया और मैं लीड करने लगा, और कोई था नहीं, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने मुझे पत्र लिखा था। वहां से शुरू हुई गांधी की यात्रा। उससे पहले गांधी साउथ अफ्रीका में लड़ रहे थे, वर्ण भेद थी, वहां पर भी गोरे काले की भेद व्यवस्था थी। वहां से यहां आ गए, हमारा देश खुशी गुलाम है, अच्छी भली बढ़िया बैरिस्टर वकालत चल रही थी, उसको छोड़कर आना पड़ा। यहां से शुरू हुई गांधी की यात्रा। लेकिन उससे पहले परख लिया कि क्या यह लोग चाहते हैं आजादी, और एक आवाज में लोग चले आए। उन्होंने ये नहीं देखा उस वक्त उम्र करीब मेरे ख्याल में 46 वर्ष थी, जहां तक मुझे याद आता है। इतना बूढ़ा नहीं हो गया था मैं। 46 वर्ष की उम्र में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती। आधा बूढ़ा था, आधा जवान था, लेकिन हृदय में जोश था, मन में तूफान था। इन बेड़ियों को तोड़ने की तमन्ना थी। जज्बात बड़े गहरे थे, और मैंने कमांड संभाली। लोग मेरे साथ निकल गए, एक आवाज के ऊपर सभी आ गए। लेकिन ध्यान रखना, मैं भागा नहीं। और कभी कभी मैं सोचा कि अगर यही लीडिंग कैपेसिटी सावरकर के पास होती तो देश आजाद नहीं होता। क्यों? उसने अपने कारनामों से देश की आजादी थोड़ी लेट कर दी। माफीनामे के पत्र लिखकर साथ उसने सारे हिंदुस्तानियों की तकदीर बदल दी। उसने तासीर पैदा कर दी कि हिंदुस्तानी कायर लोग होते हैं। लो, 50 साल की जेल क्या हो गई? इसने तो 7 बार माफीनामा, फिर अगर माफी ही मांगनी थी तो कत्ल का ही किया। तो फिर अहिंसात्मक वे चुन लेते
जिसकी मैं सदा ही वकालत किया करता था और इसी बात का ही मेरे झगड़ा रहा करता था। मैंने कहा मुक्त तो होगा भारत, लेकिन होगा अहिंसात्मक वे से, क्योंकि और कोई जरिया नहीं है। इनके पास फौज है, 2/3 अर्थ का मालिक है इंग्लैंड, शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, सारे देशों पर काबिज है करीब करीब। कैसे हम एक बंदूक के सहारे जीत पाएंगे इसको? किसी के व्यक्ति को मार तो सकते हैं हम, एक आध को, लेकिन व्यवस्था को हम नहीं बदल सकते, आजादी नहीं हम ले सकते। यह बात सावरकर के गले के नीचे से नहीं उतरी और आखिर में वही हुआ जो होना था। सावरकर जेल में था, काला पानी की सजा हो गई थी। यहां तक भी ठीक था अगर अड़ा रहता तो हिंदुस्तान की प्रजा का मनोबल गिराने में सबसे बड़ा वज्रपात उसके 7 बार के माफीनामे ने दिया। हर बार थोड़ी थोड़ी देर में मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, जैसे तुम कहोगे, मैं गोदी मीडिया बन के रहूंगा, मैं तुम्हारी गोदी में बैठ जाऊंगा। मैं हिंदुस्तान को आजाद नहीं होने की पूरी शक्ति लड़ा दूंगा, और लड़ा भी दी उसने। जरा देखिए, 2 भाई आपस में बढ़ जाएं और दोनों के लक्ष्य बिल्कुल विपरीत हों। तो गांधी चाहता देश को आजाद करना, और अंग्रेजों ने उसे रिहा कर दिया अंडर कस्टडी, यहीं रखा जेल में। लेकिन उसको कहा गया कि तुम हिंदुओं को आजाद न होने के लिए प्रेरित करो, हमारी फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करो। जबकि INA नाम की, इंडियन नेशनल आर्मी नाम की, सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी खड़ी कर ली थी। सुभाष चंद्र बोस गर्म धड़े से थे, भगत सिंह गर्म धड़े से थे, उन्हें बिल्कुल इख्तिलाफात था सदा ही सावरकर के साथ। वो कहते थे यह नहीं जीत सकेगा, जो बार बार माफी मांगता है वह कैसे जीत पाएगा। और आखिर में वह चरण चुंबक बन ही गया। उसने हिंदुओं से अपील की कि तुम INA में भर्ती मत हो, जबकि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो। इससे तकदीर बदल गई हिंदुस्तान की। आधा हिंदू इधर था, आधा हिंदू उधर था, अब हिंदू क्या करे। लेकिन गांधी ने हौसला नहीं हारा। भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जापान में जाकर अपना रणनीति बनाने लगे। अकेले गांधी पड़ गए, अकेले, साथ कुछ उसके ही लोग थे। लेकिन लीडिंग कैपेसिटी थी एक। लीडिंग कैपेसिटी कहने का मतलब यह है, जहां जिस देश को आजाद करना था वहां मौजूद होना पड़ता है उस व्यक्ति को जो लीड कर रहा है। ऐसे अगर तुम कहो कि कनाडा में बैठकर कोई व्यक्ति खालिस्तान की मांग करे, कैसे खालिस्तान बन जाएगा? खालिस्तान की मांग करने वाले को इस देश से आकर पुकार करनी होगी खालिस्तान की, जैसे भिंडरावाला ने किया। या फिर मर जाओ या फिर अपना स्थान ले लो। लेकिन दूर बैठे एक व्यक्ति ने कनाडा में बैठे हुए हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या कर दी गई 2023 में। खालिस्तान की मांग कर रहे थे,
लेकिन कनाडा में बैठ के कर रहे थे। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू भी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, लेकिन विदेश में बैठ के कर रहे हैं। विदेश में बैठकर ऐसे आजादियां नहीं मिला करती। ये तो गांधी भी कर सकते थे। साउथ अफ्रीका में भी वहां आंदोलन चला रहे होते, अपनी वकालत भी कर रहे होते, और वहां से हिंदुस्तान के लिए भी लड़ाई लड़ रहे होते। नहीं, वो जानते थे उसके बीच में जाकर बैठना पड़ेगा, घुलना मिलना पड़ेगा, वहां की जनता को अपने दायरे में रखना होगा, मेल जोल बढ़ाना होगा। ऐसे आजादियां नहीं मिला करती। तो निज्जर मारे गए, गुरपतवंत सिंह बाहर बैठे हैं, कहाँ खालिस्तान मिला। यहां बैठे थे भिंडरावाला, वो मारे गए। देखिए, ऐसे अमेरिका में बैठकर एक होता है रिएक्शन, किसी शब्द को वक्त पर उठा लिया, सीजीआई ने बोला यह कॉकरोचेज है, और सीजीआई की वजह से कॉकरोचेज हैं। मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश अगर कुछ नहीं कर सकता तो फिर और कौन कर सकता है। जब हर फैसला तुम सरकार के मुताबिक दोगे तो सरकार बदलेगी कहां भाई। तो सरकार बदलेगी नहीं, और बदलने की चिंता नहीं उसे। चुनाव आयोग भी खरीद लिया और जनाब न्यायपालिका भी खरीद ली और सारे इदारे खरीद लिए, तो फिर चाहे एक भी व्यक्ति वोट न दे, जो नहीं देता उसको एसआईआर के जरिए बाहर निकाल देंगे, बाकी अपने अपने वोट रह जाएंगे, तो आप जीत ही जाओगे। यह तो मूर्ख को भी पता है, ये कोई सिद्धांत थोड़ी है। अगर यही सिद्धांत अपनाना था तो राजीव गांधी को 84 के बाद 77% वोट मिला था, 2/3। वह सारा संविधान ही बदल सकता था। वो कह देता बस आज के बाद चुनाव ही नहीं होगा, नहीं होगा, तुम क्या कर लेते। और तुम ये जो कहते हो कि 400 पार, इसका मतलब कुल इतना ही, यू वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। और यह जो लोग हैं बिके हुए, वो चाहे गोगोई हों, चाहे चंद्रचूड़ हों, चाहे आपके बैठे हुए सीजीआई हों, यह बिके हुए। मैं रोज बोलता हूं और मैं कहता हूं कि तुम मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, मैं तुम्हारे बीच में बैठा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है जिस पर जनता मेरे साथ होगी, कि तुम यही कुछ बेईमानियां कर करके ही सीजीआई बने हो। दुबई में तुमने क्या नहीं किया? क्या पोल खोलना जरूरी है? सीजीआई साहब सूर्यकांत शर्मा जी, मुझे पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दे दो। सारी आम बाजार के अंदर मैं स्क्रीन लगा दूंगा, अगर आप चाहो तो मेरा नार्को जब चाहे करवा सकते हो। लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, आपकी कुर्सी की इज्जत करता हूं मैं, आपकी नहीं, क्योंकि आप तो बिके हुए खिलाड़ी, बिके हुए खिलाड़ियों के तो जूते पड़ने चाहिए, इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें जूते मिलने चाहिए।
मैं उस गद्दी की रिस्पेक्ट करता हूं जिसके ऊपर बड़े बड़े महान न्यायाधीश आकर विराजे और चले गए और अपने न्याय की मिसालें कायम कर गए। आज तुम उस गद्दी के ऊपर बदनुमा दाग की तरह बैठे। तुम कभी कोई वक्तव्य दे देते हो, तुम कभी कोई वक्तव्य देते हो फिर उलट जाते हो। क्या तुम बदल नहीं सकते? तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या नहीं है? 142 इसीलिए तो दिया गया था। जो राष्ट्रपति नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। जरा देखो, जिस व्यवस्था से सरकार चुनाव जीतती है, क्या तुम उसको गहराई से कंगाल नहीं सकते? लेकिन कंगालोगे तो तब ना, अगर बीके नहीं होगे। SIR हुआ, मैंने तो नॉर्वे की, जहां पत्रकार की बात हो रही थी, वहां मेरी शिष्याएं बहुत हैं, शिष्य बहुत हैं, मुझे सुनते हैं, तो मैंने कहा 91 लाख वोट कट गया। 91 लाख हमारे देश की आबादी के समकालीन हो गए, समकक्ष हो गया। मैंने कहा तो फिर वहां पर कैसे लोकतंत्र है? मैंने कहा बस ऐसा ही लोकतंत्र है, यह मोदी लोकतंत्र है। और पुत्र, अगर तुम देश में लोकतंत्र सही लाना चाहते हो तो बलिदान मांगता है लोकतंत्र। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए और भगत सिंह को यह प्रपोजल था, एंटायर प्रपोजल, कि तुम माफीनामा लिख लो, आइंदा तौबा कर लो कि हम नहीं करेंगे, तुम्हें माफी नहीं हो, तुम्हें फांसी नहीं होगी। लेकिन भगत सिंह कहता कि आप जल्दी से तारीख तय करो, हम खुश नसीब होंगे अगर भारत माता के लिए हम फांसी चढ़ेंगे। आज वो खुश नसीबी तुमने दुर्भाग्य में बदल दी। CJ साहब, तुम अकेले नहीं हो। चंद्रचूड़, गोगोई और शायद परतें खुलेंगी तो गवई साहब भी बीच में आ जाए, या और जो पीछे हो गुजरे हैं वो भी बीच में लपेट में आ जाएं, क्योंकि हम तो आते ही आप सबका नर को मांगेंगे। और नर को हम जनता की तरह हम भी देखेंगे। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। जी हाँ, हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे दुनिया के साथ। ना डॉक्टर हमारा होगा, लेकिन डॉक्टर इनका भी नहीं होगा। डॉक्टर तो बाहर से आएगा, और वो ऐसी जगह से आएगा जो बिल्कुल न्यूट्रल है, जो ना हमारा दुश्मन है ना हमारा दोस्त है। वैसे डॉक्टर जो है, वैद्य जो है, वो दोस्त और दुश्मन नहीं हुआ करता। लक्ष्मण मूर्छित हुए तो विभीषण बोला कि आप ऐसा करो, लंका में सुषेण वैद्य नाम का एक वैद्य है, वो इसको जीवित कर सकने की क्षमता रखता है, उसको हनुमान जी को भेज दीजिए, वो उठा लाएगा उसको। तो राम कहने लगे वह अपोजिट धड़े का है, वह लक्ष्मण की रक्षा क्यों करेगा? तो वहां विभीषण के शब्द लिखते हैं, बोलते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। सचिव हो, वैद हो या गुरु हो, अगर भय के कारण वह झूठ बोलता है, गलत बोलता है,
गुमराह करता है तुम्हें, तो उसका राज, धर्म, तन, उसका शरीर, ये सब मिट जाता है, खाक हो जाता है, होई बेगही नाश। इसलिए वह सुषेण वैद्य सदा ही न्यूट्रल हुआ करते हैं। वो लंका का है तो क्या हुआ, मैं उसे जानता हूं, लंका ही से तो मैं आया हूं, तो किसी दूसरे देश से होगा और सबका नार को करवाएंगे। मोदी काल के बाद 2014 के बाद जो व्यक्ति भी आए, जिस पोस्ट पे भी आए, हमारे पास एकमात्र ही टेस्ट है, पॉलीग्राफ नार्को। फिर आपको भी पता चलेगा कौन ठीक कौन गलत। और आप अगर जनता अगर चाहे कि हम भी बीच में शुमार हो जाएं, तो हम सदा ही उद्यत हैं। आप हमारा नार्को संघ में करवा सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने, मैं नहीं जानता, कहते हैं वो अमेरिका वासी है, कई बार एक्शन का रिएक्शन आता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है, लेकिन वो फॉर द टाइम पीरियड होता है, चिरस्थायी नहीं होता, वह नस्ली होता है, फसली, फॉर द टाइम बिंग होता है, उसको रिएक्शन कहते हैं। जैसे किसी ने गाली निकाली, आपने चप मार, वह फसली रिएक्शन है। कहीं ये फसली रिएक्शन तो नहीं। अगर ये मुस्तकिल है तो मैं इनको साधुवाद भी देता हूं और मैं इनको शुभाशीष भी देता हूं और मेरी सपोर्ट भी इनके साथ है। देखो, मैं तो आज भी बोल रहा हूं, बेधड़क होके बोल रहा हूं, और मैं यहीं बैठा हूं, मेरा परिवार भी यहाँ है, बाल बच्चे भी यहाँ है, कोई नया नहीं हूं, यहाँ का जंपल हूं। 6 वर्ष से आध्यात्मिक बोल रहा हूं, उसके बाद जरूरत समझी कि देश मेरा बदहाली के कगार पर है। एक तानाशाह की गिरफ्त ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वह झूठ बोलता है, वह चरित्रहीन है, वह हमसे शक्ति लेकर वोटों की और अपने विभाग बांटता है और अपनी इच्छा पर अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है। अगर मेरे साथ सो जाओगी रात को तो आपको सुबह एजुकेशन मिनिस्टर मिल जाएगा। लोभ दिखाकर चाणक्य नीति, चाणक्य नीति 4 प्रकार का, साम, दान, दंड, भय। समझौता कर लो, दान दे दो, ये लो 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, छोड़ो, पलट दो। दंड दो, मारने की धमकियां दो, उनके परिवार को मारने की धमकियां दो, भय दिखाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिदक जाएगा, हम तो गर्दनें कटा के बैठे। ये तो प्रेम मिलन की चाह, हमें तो प्रेम से मिलना है, हमें तो अपना लक्ष्य पूरा करना है। शीश तली धर घर मेरे आ, ये तो प्रेम मिलन की चाह। अगर शीश कटाने को तैयार हो तो मुझे पता नहीं तुम पढ़ाई करने गए हो या व्यापार करने गए हो या कोई नौकरी पेशा हो। मैं इतना सुना नहीं है, जरूरत भी नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, कुछ भी कर रहे हो, यू शुड रिटर्न बैक टू इंडिया। जब तक भारत में नहीं आओगे तब तक तुम्हारा मनोवांछित
उद्देश्य पूरा होने को नहीं है, किसके पीछे लगेगी जनता? उसे कोई ठोस आकृति चाहिए, और ठोस आकृति तो अमेरिका में बैठी। नहीं मिस्टर, तुम्हारा तो नाम भी नहीं मैं जानता। अगर वास्तव में तुम्हारे भीतर प्रेरणा जगी है और तुम मरने को तैयार हो, देखिए मारने को तैयार नहीं, मैं कहता हूं मरने को तैयार हो। हम मरने को तैयार बैठे हैं, हमने तो अपनी कब्र खुदवा ली, आज का नहीं, कोई आए और मारे। अगर तुम भी ऐसा ही लीड करना चाहते हो तो देखिए, दूर बैठे कभी भी क्रांतियां नहीं होती। इतनी बड़ी क्रांति सबसे बड़े मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को हरा देना, नंबरिंग में तो तुम हरा सकते हो, फॉर द टाइम बीइंग रिएक्शनरी तो आ सकती है, तुम नंबर तो जुटा सकते हो, लेकिन साहस कहां से जुटाओगे? बात तो यहां साहस की है। जंगे मैदान साहस से जीते जाते हैं, नंबर से नहीं। नंबर तो जब झगड़े शुरू होते हैं तो साम दान दंड वह तोड़ दिए जाएंगे। कितनी सरकारें नहीं करा दी गई ऑपरेशन लोटस के, कितने लोगों का संग नहीं लिया गया उस सरकार के द्वारा जिसे भारत की जनता ने नकार दिया था। कितनी स्टेट्स नहीं जीती गई SIR करके, और 10,000 रुपया 1.5 करोड़ स्त्रियों के खाते पर मत के दौराने मत दान उनके अकाउंट्स में डलवाए गए। और साहेब जरा नहीं बोलते तो इसका मतलब क्या है? बिके हुए हैं। मुझे लोग पूछ रहे हैं, क्या अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो तुम इन्हें मारोगे? मैंने कहा नहीं, मारना तो तय है। इनको गद्दियों से उखाड़ना ही इनको मारना है, क्योंकि फिर ये हमारे अंडर आकर सच बोलेंगे। बस इनको मारना कैसे है, कैसे मारना है, अब तो ये तय करना है न्याय प्रणाली ने, हमने नहीं। मारना तो तय है, क्योंकि चोर कब तक छुपा रहेगा, डाकू कब तक छुपा रहेगा, बदमाश, चरित्रहीन, दुष्ट, हत्यारा, कातिल, झूठ बोलने वाला कब तक छिपा रहेगा? इश्क और मुश्क कभी छिपे नहीं रहते, बाहर आ ही जाया करते हैं। तो तुमने पुत्र पूछा मनदीप, बड़ा सुंदर सवाल है। इसी भीड़ की उम्मीद मुझे भी है, मुझे भी है, क्योंकि मुझे, अगर दुनिया चाहती है आजाद होना हिंदुस्तान की, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। अगर तुम वास्तव में मुक्त होना चाहते हो, अगर तुम इस तानाशाही के आलम से निकलना चाहते हो, तो आज भी मुझे आपका इंतजार है। मैं बोल रहा हूं, मैंने कल ही कहा था, परसों,
कि देखो, मैंने बोलना बंद नहीं किया। तुमने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तुमने अगर नहीं कहा कि हाँ हमें बदलाव चाहिए, तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे ना तो किसी बंधन ने बांधा है, ना ही मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई दुर्गुण या वासना या कामना या इच्छा या जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मैं भरा पूरा हूं। मैं सिर्फ अपनी बाकी की सांसें आपकी खुशी के लिए बिता देना चाहता हूं। जितने भी बचे हैं, ये 75 साल की उम्र के करीब प्रवेश होने को हूं, और कितना जीऊंगा, और जीने की लालसा तो है नहीं। जी वेषणा कब की मर गई, तो कल मारते मुझे आज मार जाए, जरा भी फिक्र नहीं। लेकिन महानुभाव, ये कहीं रिएक्शन तो नहीं? कई बार ऐसा रिएक्शन आया करता है जवानी के इन दिनों में। मैं जब जवान हुआ तो मेरी माँ ने मुझे कहा, मैं जब जवान हुआ तो मेरी माँ ने मुझे कहा, पुत्र अब तुम जवान हो गए। जवानी में जोश होता है, होश खोता है, अतः होश को बचाए रखना। और मैं आज जोश तो गवा दिया, होश ही बाकी है। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा प्रयास करता है, होश भी बचे और जोश भी बचे, दोनों चीजें बचें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन्हीं आजादी के परवानों की चाहत मुझे भी है। कोई कहे तो मैं हाजिर, कोई कहे तो हमें जरूरत नहीं है, तो मैं आज ही इस चैनल को बंद कर दूंगा। मेरी अपनी तमन्ना कुछ भी नहीं है, ना चलाने की ना बंद करने की। तमन्ना आपकी है। बेरोजगारी से तंग हाल आप हो, महंगाई से तंग हाल आप हो, रोज रोज की वही सर्कस देखकर तंग आप हो। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक बंद कमरे में 14 वर्षों से, मुझे पता नहीं सूरज कब निकल गया कब ढल गया, 14 साल बीत गए। तो ये सब जरूरतें अगर आपको हैं तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको नहीं है तो फिर मैं मस्त हूं। मैं तो खुद ही में मस्त हूं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये तो आपने ही बताना है। जो प्रेम गली में जो शीश तली पे धर न सके, वह प्रेम गली में आए क्यों? जो शीश तली पर धर न सके, वह प्रेम गली में आए क्यों? देखिए, विदेशों में बैठकर कभी भी क्रांतियां कभी हुई नहीं है, ना ही होंगी। तुम्हारी इस पहल को मैं साधुवाद करता हूं, मैं सहायता भी करता हूं। मैं तुम्हारी इसकी पहल को आशीर्वाद भी देता हूं, और मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा। जितनी भी मेरे आसपास के लोग हैं, मैं पूरी जान लड़ा दूंगा। समझो,
मेरा जीवन आपके लिए कुर्बान हुआ, आपकी पार्टी के लिए नहीं। जो चाहत है मेरे इस मुल्क के बाशिंदों की, उसके लिए कुर्बान है। थोड़ा कहो कि क्या आप यहाँ आकर लीड करने की क्षमता, लीड करना चाहते हो? डर तो नहीं जाओगे? अगर ऐसा है तो फिर यह फसली गुब्बार है। फसली गुब्बार क्षणिक होते हैं, फॉर द टाइम पे, और वो ढल जाते हैं ज्वार भाटा की तरह। ज्वार तो बड़ी तेजी से तूफान की तरह उठता है, लेकिन भाटा फिर उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे जाया करता है। अगर ज्वार भाटा है तो फिर दुनिया को तंग करने का कोई मतलब नहीं, फिर सीधे रास्ते चलो। मैं आपको एक बात कह दूं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है। अभी 3 वर्ष अगले इलेक्शन को पड़े, मैं आराम से चल रहा हूं। मुझको ये मत कहा करो कि बाबा जल्दी करो, क्योंकि मेरे बस में थोड़े ही। आपने ही तो चुना है 2029 तक के लिए, आपने ही तो चुना है, और मैं संविधान की मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं करूंगा। मैं उस वक्त की तैयारी कर रहा हूं 2029 में, जब तुम मेरे संग होने के लिए पूरे प्रिपेयर हो गए। बस उस वक्त का इंतजार। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड आई विल विन द रेस। मैं कछुए की चाल तो चल रहा हूं, चलूंगा, लेकिन श्योरली आई विल विन। यह सिर्फ जज्बात नहीं, जज्बात तो पल भर में बदल जाया करते हैं। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। यह मेरे मन की जज्बात नहीं, जज्बात तो अब कुछ और हैं, पल भर बाद कुछ और हो जाएंगे, यह मेरा संकल्प है। और ध्यान रखना, जज्बात तो बदल जाते हैं, वक्त की वीरानियों में खो जाते हैं जज्बात, लेकिन जो विल पावर है, जो संकल्प शक्ति है, वो कभी नहीं खोया करती, वो दिन ब दिन बढ़ती। तो मैं संकल्प शक्ति के साथ चलता हूं, चला, अन्यथा मैं चलता ही नहीं। मुझे लोग कह देते हैं बाबा काम धीमा है, मैंने कहा मैं रुका। मैंने खरगोश की तरह विश्राम किया नहीं किया। मैं सुबह की भी वीडियो आपको 5-5 पे देता हूं, और फिर राजनीतिक की वीडियो भी बराबर देता हूं। मैं थका, मैं हारा, इस उम्र में भी मैं कार्यरत हूं। किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ आपने कहा कि मैं गुलाम। एक छोटे बच्चे ने कहा नहीं जानो बाबा, भूखे भजन ना हो, ये नहीं चलेगा। हम आइसलैंड पे बदमाशियां करें, कत्लो गारत करें, और तुम सारा त्याग करो, ये लो तुम 5 किलो अनाज, बस जीवित रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वोट चाहिए हमें। जीवित तो रखना पड़ेगा, अन्यथा फिर वोट किससे लेंगे?
यह दान नहीं है बच्चों, यह लोभ है, लोभ की पराकाष्ठा है। अगर जिएंगे नहीं तो फिर बटन दबाएंगे कैसे? मुर्दा थोड़े बटन दबाएंगे आप। तो यह भी इनका लालच है। आज बंद करके देखें तो पता चल जाएगा। तुम्हें जीवित रखना आवश्यक है, इनकी मजबूरी है। तुम अगर जीवित ना रहोगे तो फिर वोट डालेगा कौन? और हमने तो अभी अपनी पूरी दास्तां लोगों को सुनने नहीं दी और सुनने देंगे भी नहीं, क्योंकि अगर तुम इनकी दास्तां को सुन लोगे तो ये तो रोएंगे रोएंगे, इनके भक्त भी रोएंगे। अगर पुत्र तुमने किसी पार्टी का निर्माण किया है, मोस्ट वेलकम, लेकिन ध्यान रखो क्रांतियां वहीं हुई करती हैं जहां पर करनी होती हैं। तो जहां जाओ, जो भी कुछ कर रहे हो छोड़ के आ जाओ, हम तुम्हें सर पर बैठा लेंगे, तुम आओ। हम तुम्हें सारा सपोर्ट करने को राजी, सारा विपक्ष आपके साथ, और हमारी सद दुआएं आपके साथ, हमारे सारे एफर्ट्स आपके साथ, हमारी सारी सपोर्ट आपके साथ, आशीष भी साथ, और हमारे सब प्रियजन भी आपके साथ, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है। हम अकेले नीट के एग्जाम की व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं करेंगे, हम तो सारा ढर्रा ढांचा ही बदल देंगे। हम उखाड़ फेंकेंगे भ्रष्ट तंत्र को, वो चाहे कोई भी रुतबा रखता हो, फिर चुनाव आयोग हो, फिर चाहे लोकतंत्र का रखवाला कानून हो, संविधान का रखवाला न्यायपालिका हो। और ध्यान रखना, जब हम आएंगे, और हम आएंगे, इससे ज्यादा मैं खबर। तो एक एक का नार्को कराएंगे, कोई व्यक्ति गलत फंसेगा नहीं, कोई व्यक्ति गलत बचेगा नहीं। जिसने पाप किया वो रगड़ा जाएगा, जिसने पुण्य किया वह छोड़ दिया जाएगा। मान्यवर चुनाव आयोग महोदय, SIR तो हम करेंगे, समस्त आय इलीगलिटी, रगड़ा, समस्त इलीगलिटी को रगड़ा हम देंगे पुत्र। बस इतना शायद काफी है कहना, बाकी कल भी आएंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना।